में इस लाने का ये इकलौता उदाहरण है। और इस नहर के आगमन के बाद रेगिस्तान का पूरा परिदृश्य बदल गया। ये कहानी इंसान की हिम्मत की है कि हिमालय पानी लेकर रेगिस्तान की काया बदल दी। राजस्थान की जीवन रेखा बनी ये नहर। और आज इस तरह डेजर्ट जो जोन है रेगिस्तान, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते इंदिरा गांधी नहर के बिना। पहले 10 इंच बारिश हुआ करती थी, आपके अकाल पड़ा करते थे, लेकिन उस वक्त भी कभी पानी की कमी की वजह से पश्चिमी राजस्थान के अंदर पलायन नहीं हुआ। तालाब, बेरी, कुंड बनाए जाते थे और वहां इस तरीके से जल को संचय किया जाता था, 2 या 3 साल तक पानी रहता था। हाँ, लेकिन पशुधन पर आधारित अगर पलायन होता था तो पशु के चारे न होने के कारण होता था, उसमें भी विशेषकर गाय और भेड़ के लिए, क्योंकि बकरियां तो चर लेती थी झाड़ियां वाड़ियां। और इस आबादी की वृद्धि हुई, गांव और कस्बे विकसित हुए, नई मंडियां खुली, कृषि आधारित उपयोग स्थापित हुए। सिर्फ पशुपालन पे आधारित रेगिस्तान को सक्षम रोजगार मिलने का कार्य हुआ। आज़ादी के बाद जो डिस्प्यूट था, उसके बाद वर्ल्ड बैंक से इंडस वाटर ट्रीटी हुई और ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स के बीच में 5 नदियों का बंटवारा हुआ। उसके बाद राजस्थान के पंजाब और हरियाणा के हिस्से के पानी का बंटवारा हुआ। रिवर बेस, उद्गम स्थान जिसे कहते हैं, जब वहां से चलती और गुजर कर निकलती है तो उस बीच के एरिया को राइपेरियन एरिया कहते हैं। हिमालय से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होती हुई रन ऑफ कच्छ से होती हुई पाकिस्तान की तरफ गई। अरे बातें मत करिए। तो राजस्थान का भी राइपेरियन राइट बना और इसी कारण, और हम राजस्थान गंगा बेसिन से आता है, यमुना भी गंगा बेसिन का पार्ट है। रवि, व्यास और सतलज के अंदर 8 MAF का हमारा तय हुआ पानी क्वांटम है, ये मिलियन एकड़ फीट के अंदर। और 1981 के अंदर रिवाइज होकर हुआ। लेकिन मैं मानती हूँ सुखाड़िया जी के टाइम में हमारा फेज 1 का निर्माण पहले स्टार्ट हुआ और फेज 2 शुरू नहीं हुआ था। तो अभी सुखाड़िया जी ने कहा कि हमारा जितना भी पानी है, चाहे हम उसको ढोलें, चाहे कुछ भी करें, हम हमारा पानी लेंगे। और उससे बहुत ज़्यादा पानी हम ले रहे थे, हमारे पास क्षमता नहीं थी लेने की, और इस कारण ये 0.6 पानी हमने नहीं ले पा रहे थे। जब हमारा निर्माण कार्य प्रगति की ओर बढ़ा स्टेज 2 का, और हम इस क्षमता में आए कि हम ले सकें, तो 91-95 के अंदर हमने मांगना शुरू किया और पंजाब ने रिफ्यूज़ कर दिया। और इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल क्लॉज है, पानी स्टेट सब्जेक्ट है, नदी इंटरस्टेट है, वाटर कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया और सेटलमेंट होगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकती। 14 राजस्थान में, और इत्तेफाक की बात है कि 14 रिवर बेसिन्स राजस्थान में भी है। चैलेंज हुआ, उसमें जो निर्णय आता है उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, और जो आता है उससे हम खुश नहीं हैं। इराडी ट्रिब्यूनल ने भी कोई डिसीजन नहीं दिया। और जैसे कि अभी पूर्व में मेरे वक्ता बता रहे थे कि BBMG को 49% हमें दे रहे हैं अगेंस्ट 2.7%, जो इंटरस्टेट एग्रीमेंट डेटेड 31/12/1981 था। कोई बात नहीं। और फिर 2016 के अंदर पंजाब की सरकार एक प्रस्ताव पारित करती है, 80,000 करोड़ रॉयल्टी के रूप में मांगे। बीजेपी की सरकार थी, आपका समर्थन था उनको, अकाली दल को, और वो कहते हैं प्रकाश सिंह जी बादल के राजस्थान में भी मार्बल होता है, अब उसको फ्री कर दिया करें, पानी कुदरत की देन से हमारा कमाल है। ये तर्क नहीं, ये कुतर्क था, क्योंकि पानी वहाँ पैदा नहीं होता। हमारे यहाँ पर और कोई संसाधन नहीं है, हमारे औद्योगिक क्षेत्र है, और मार्बल हम यहाँ से उसकी तरह से हमारा राजस्व आता है। कोई बात नहीं। अभी आप मेरे से पूर्व में कासनिया जी कह रहे थे कि वो 0.6 पानी हमें वापस लेकर आना चाहिए। तो सरकार बनते ही एक प्रतिनिधित्व मंडल मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता के अंदर पंजाब गया, पंजाब के मुख्यमंत्री जी से संवाद करा, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ के अंदर भी कोयले के संबंध में राजस्थान लोगों वाद कर आए, और विशेष रूप से आग्रह किया। लेकिन ये इश्यूज अब बियॉन्ड सुप्रीम कोर्ट, स्टेट्स अब इतनी रिजिड हो गई हैं कि रिजॉल्व ही नहीं करती। ये वो उदाहरण है कि आपको 5 लाख दिए कि भाई आप यूज कर लीजिए,
मांगने का समय आया तो उसने कहा हमने तो खर्च कर दिया, हम तो देंगे नहीं। उस तरह की स्थिति हो गई है कि अब देने को कोई तैयार नहीं, वहाँ से हरियाणा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट फाइल करी गई, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेटेड 13/12/81 के स्टैट्यूटरी बॉडी BBMB के अंदर 6 MF पानी रिलीज करने के लिए। उसके नोटिसेस इशू हो गए। उसका लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि वो कहते हैं thereafter the matter placed before the regular bench for framing the issues, 12 weeks time has been given। ये लेटेस्ट इसके अंदर है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी सरकार ने जो प्रयास हैं वो करने की कोशिश करी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने इसके लिए प्रयास किया और रिट फाइल करी कि उसके अलावा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में अब कोई ऑप्शन हमारे पास है भी नहीं। IGNP, इतनी नफरत आपको इसके नाम की वजह से इस नहर से है तो मत पिया कीजिए इसका पानी। लाते आप कोई नई नहर 14 से 22 तक, आपका कार्यकाल है 7 साल हो गए। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है, ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है कि आप कुछ कर सकते थे, ला सकते थे। बहरहाल इसकी कैपेसिटी 18,500 की है और हरी के हम यहाँ से 10 और 11,000 ही ले पाते हैं, जो मेरे से पूर्व में सदस्य कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। फेज 1 और फेज 2 के अंदर ये IGNP का मुख्य उद्देश्य खेती के लिए था, लेकिन इसका हिडन एजेंडा डिफेंस पर्पस के लिए भी था। और दूसरा ड्रिंकिंग वाटर और कुछ क्षमता के लिए हम पहले 450 और अब करीबन 500 हम उद्योग मिलिट्री और इनको भी देते हैं। स्टेज 1 189 किलोमीटर लॉन्ग अप टू RD 620 ऑफ IGN, जो कि चीफ इंजीनियर W नॉर्थ हनुमानगढ़ के यहाँ पर है। यहाँ पर पहले फ्लो मोड हुआ करता था, ग्रेविटी फ्लो से पानी दिया जाता था। और दूसरा है लिफ्ट मोड, जिससे वाटर पंप करके देते हैं, जो एनर्जी मोड है। ओनली 1 लिफ्ट कैनाल है इसके अंदर, कंवरसैन लिफ्ट कैनाल जिसकी बात कर रहे थे अभी, जो मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है बीकानेर के लिए और इरिगेशन फैसिलिटी देती है कमांड, यहाँ पे हाईवे 61,905 कमांड एरिया को भी। स्टेज 2 जो है RD 620 टू RD 1458, यहाँ पे लिफ्ट मोड से पंपिंग होती है, एनर्जी बेस्ड इरिगेशन होता है। ये एक कॉन्टोर कैनाल है, अर्थात इसका ग्रेविटी स्लोप एक तरफ पाकिस्तान की तरफ है, इसलिए इसमें 6 लिफ्ट कैनाल्स हैं, चौधरी कुंभाराम आर्य और 5 दूसरी लिफ्ट कैनाल्स जो कि चीफ इंजीनियर बीकानेर के तहत उनके अंदर आती है। और वहाँ पे वाटर अलाउंस 2 क्यूसेक पर 1000 एकड़ है। कम अलाउंस होने के कारण इरिगेशन थ्रू स्प्रिंकलर्स होता है, लेकिन ये कम अलाउंस हुआ क्यों, इसके ऊपर मैं आगे आऊँगी। फेज 1 में हमने ज़्यादा पानी दिया, निश्चित रूप से उसकी अलग समस्याएं हुई, वाटर लॉगिंग हुई, सैलिनिटी हुई, जो अलग अलग समस्याएं वहाँ पर उत्पन्न हुई। फेज 2 का जब निर्माण हुआ, हम वो जो पानी जो वाटर अलाउंस से हमें देना चाहिए था वो हम नहीं दे पाए। फेज 1 के काश्तकार के अंदर जब हमने पानी को मना किया कि अब आपका वाटर अलाउंस से इतना ही पानी देना है, आप इतना ही थे, तो निश्चित रूप से किसान आंदोलित हुए और नुकसान हमारे को उसका ओवरऑल ये हुआ कि वाटर ड्रिप इरिगेशन हुआ, एनर्जाइज इरिगेशन हमने किया, ग्रेविटी फ्लो का काम बंद हुआ। भाखड़ा नागल की जो कमेटी है वो डिसाइड करती है कि प्रोपोर्शनेट वाटर कितना आना चाहिए, लेकिन ताले की चाबी पंजाब के पास है। वो कब रिलीज करे, टाइमली रिलीज करे ना करे, पूरा शेयर रिलीज करे ना करे, कैनाल किस कैपेसिटी में चलाए, सीपेज लॉस भी है, ऑपरेशनल लॉस भी है, क्वालिटी इश्यूज भी हैं, निश्चित रूप से ये सब हमें देखने को मिले। और जब हमने ये काम 6 हमारा पूरा हुआ, 2 को हमने स्टेज 2 को हमने पानी देने की कोशिश करी, तो बीच में एक कार्यकाल ऐसा भी आया 2000 से 2004 का जिसमें बारिश कम हुई। एक पैटर्न है कि 5 से 6 साल गुड रेन, बढ़िया रेन होती है, अच्छी बारिश होती है, और 2 से 3 साल बारिश कम होती है। और इस कारण उस अवधि के बीच में 10 से 11 बार ही बारी दे पा रहे थे रबी और खरीफ की, करीबन 22, और एवरेज अगर 20 से 25 साल का देखा जाए तो 16 से 18 बारी देते थे रबी और खरीफ की। लेकिन 2000 से 2004 के बीच में 3 से 4 ही बारी दे पा रहे थे, करीबन टोटल 8 बारी रबी और खरीफ की। पानी कम होने से किसान आंदोलित हुए, कई जगह हेड पे मिल रहा था, टेल पे नहीं मिल रहा था। अनूपगढ़ ब्रांच जो सबसे बड़ी 2,500 क्यूसेक की है, वहाँ पे हेड पे डबल मिल रहा था, उपद्रव हुआ। और आप आज जो पानी के संबंध में खड़े होकर यहाँ से पहले मेरे से पूर्व में वक्ता बहुत गीत गा रहे थे कि हमने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, पानी पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए,
किस तरीके से इंदिरा गांधी का नहर का नाम बदल दिया तो सूर्य ग्रहण मिल गया। तो मैं आज आपको सदन में बताना चाहती हूं, आप वो लोग हैं जिसने घटसाना के अंदर किसानों की छाती पे गोलियां खोली, आप वो लोग हैं। आज यहां पे किसानों के प्रति और पानी के प्रति गंभीर होने की बात मत कीजिए। 6 मौतें हुई, ना तो 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में ना तो पहले कभी ऐसा हुआ ना बाद में कभी ऐसा हुआ। ये हुआ तो आपके टाइम में हुआ। और उसका नुकसान क्या हुआ, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, वो ये हुआ कि 2005 का ऑर्डर मैं साथ लेकर आई हूं, एक हिटलरशाही ऑर्डर यहां पर निकलता है और उस ऑर्डर के तहत 19.63 जो इसके अंदर मैं रखा है 0.10 हमारा लाख हेक्टेयर हो जाता है और हमारा यहां पे सिंचित क्षेत्र काट दिया जाता है। और जिसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान फेज 2 को होता है कि उसका 3.339 हेक्टेयर होता है। इतना निर्दयी निर्णय अगर कोई ले सकता था तो सिर्फ आप ले सकते थे। आपने राजस्थान के फेज 2 का वो इंसान, वो किस काश्तकार जो इंतजार कर रहा था कि फेज 2 की कैनाल आएगी, पानी आएगा, उसका इतना बड़ा क्षेत्र काट दिया। ये आपने किया। आपको ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने की जरूरत थी कि आप लिंक बनाते, डैम बनाते, रीलाइनिंग करते, किसी तरीके से कैपेसिटी इंक्रीज करते, कुछ और व्यवस्था करते, वो आपने नहीं करी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं उसमें पढ़ रही थी, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन हो भी नहीं सकता। मुझे समझ में नहीं आया उस वक्त आपने क्या सोच रहे थे, क्या आपकी वो थी। और दूसरे इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरा घटनाक्रम की एक न्यायिक जांच न्यायाधीश के.एस. केजरीवाल की अध्यक्षता में एक सदस्य आयोग का गठन किया गया। ये होम मिनिस्टर का वक्तव्य है, मैं पढ़कर आई हूं, अपने साथ भी लेकर आई हूं। उस रिपोर्ट को आसमान निगल गया या धरती खा गई, कहां गई वो रिपोर्ट इतने सालों बाद? आज तक उस रिपोर्ट को नहीं ढूंढ पाया। मंत्री महोदय जी, मैं आपको कहना चाहती हूं वो रिपोर्ट आनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है कि इतना हेक्टेयर ये अगर डिसीजन हुआ है, ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट से क्या कारण है और जिसके कारण इतना 3.39 हेक्टेयर किसानों का इन्होंने काट दिया। और राठौर साहब, आप उस 3 सदस्य मंत्री मंडल की उप समिति के सदस्य थे। चूरू की जनता के साथ अन्याय हुआ, एक बहुत मेजर शेयर कटा। मुझे नहीं सब पता कैसे, उस वक्त तो आप मंत्री भी सबसे नेक्स्ट टू सीएम थे, सबसे प्रभावी मंत्री थे, फिर भी आपके नाक के नीचे इस तरीके का ऑर्डर कैसे हो गया? फिर मैंने सोचा कि अब जिन क्षेत्र में इतना बड़ा चंक कटा, उसमें फिर उस 2005 के ऑर्डर के बाद में उन किसानों के लिए कोई ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशन, ऑल्टरनेट की कोई डेवलपमेंट हुई? तो एक स्टडी मैं लेकर आई हूं मेरे साथ में। उस स्टडी का नाम है मैनेजमेंट एंड फिनोटिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ डोंकीज ऑफ राजस्थान। और उसमें विशेषकर पाया गया माल ढुलाई के लिहाज से गधा बेहद उपयोगी, और विशेष रूप से सरदार शहर, चूरू, राजगढ़, सीकर और रतनगढ़ और झुंझुनू। सिर्फ ये उसी की स्टडी। लेकिन वहां पर क्या हुआ, बहुत मुश्किल लगी मुझे डिस्ट्रिक्ट वाइज गधों की गिनती निकालने की। और वहां पे पाया गया कि चूरू के अंदर सिर्फ 965 गधे रहे। वेस्टर्न राजस्थान हम फिर भी बेटर हैं, बाड़मेर में 2659, बीकानेर में 1800, जैसलमेर के अंदर 5000 के करीब। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपके नाक के नीचे इतना बड़ा सेक्टर अगर सिंचित का कट गया तो कोई ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशन भी नहीं हुई, और वो गधे जो काटिंग का काम विशेषकर चूरू, तारानगर, सूरत में करते थे, उनकी भी घट गई। उनके लिए आज उपाय मांगे हैं, वो भी आपने नहीं दिए। अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि बीजेपी ने गुणवत्ता भरा काम किया। हाँ जी, ये था आपका गुणवत्ता भरा काम, बहुत ही गुणवत्ता भरा काम। हाँ, लेकिन एक बात का मैं फिर भी राठौर साहब को बधाई देना चाहती हूँ कि जाते जाते इन्होंने 10,000 हेक्टेयर के करीब शायद बढ़वा लिए थे, लेकिन वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और मेरे से पूर्व में वक्ता बात कर रहे थे कि आईजीएनपी के रखरखाव के लिए बजट दिया। जी हाँ, 2016 के अंदर दिया था और 2017 में आपने बंद भी कर दिया। आज की तारीख में आप कोई बजट नहीं दे रहे, और राजस्थान सरकार के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस आया, लिमिटेड रिसोर्सेज से उन्होंने काम किया, और मुख्यमंत्री जी ने बाद में ये आश्वासन देके घोषणा करी कि बाकी का सारा काम हम कराने का काम करेंगे। एक जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ देखी जाती है वो सबसे बड़ी है कंटेमिनेटेड वाटर की, क्वालिटी ऑफ वाटर की। और फिर राठौर साहब पता नहीं चूरू को मरे हुए गधों का पानी पिला रहे, कुछ नहीं किया इन्होंने उसके बारे में। गधे, घोड़ा, कुत्ता, आदमियों की लाशें उस नहर से निकलती हैं, जहां 2 गेट्स बने हुए हैं। अगर कोई मनुष्य की लाश आती है तो उस गेट से गेट के बीच में जो जोन है, वहां के व्यक्ति को पुलिस कंप्लेन करने की आवश्यकता होती, लेकिन कोई नहीं करता, कोई रिपोर्ट्स नहीं आती। आप बता दीजिएगा मंत्री महोदय, कितनी रिपोर्ट आती है ऊपर से, हिमालय से, पंजाब से,
इतनी लाशें आती हैं, ह्यूमन बॉडीज आती हैं, जिसके पार्ट में आती हैं वो गेट ऊंचा कर देता है और आगे निकाल देता है, कोई नहीं है, वहीं डिकम्पोज होती हैं उसी के अंदर, फिर एक नॉमिनल ब्लीचिंग सिस्टम से हम आगे पानी पिला देते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत विशेष रूप से क्लीन वाटर के लिए हमें स्पेसिफिक प्लान्स लेकर आने की जरूरत है। और फिर बीजेपी सरकार दवाइयां महंगी कर दी, वाटर बोर्न डिजीजेज 60 to 80% इसी से होती हैं, डायरिया, डिसेंट्री, कुछ प्रकार के पेट के प्रॉब्लम। अब कैसे लेगा? पैरासिटामोल महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल के भाव क्या हो रहे हैं, बीमार हो गया हॉस्पिटल भागेगा तो कैसे जाएगा? तो मैं तो पढ़ा, मेरे को दिखा नहीं कहीं। आप अपने उद्बोधन में बता देना, आपका बिल्कुल रिलेटेड है, इसमें लिखा है क्वालिटी ऑफ वाटर के लिए हमने ये प्लान्स लगा रखे हैं, लेकिन नहीं होता उसके अंदर। इस तरीके से लोग बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार पड़ेगा वो व्यक्ति हॉस्पिटल तो जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा तो उस वाहन का उपयोग करेगा जिसमें डीजल पेट्रोल डालेगा, उस टोल से भी निकलेगा जो 1 अप्रैल से 10% आगे महंगा हो रहा है, वो दवाइयां भी खाएगा जो आज आपने महंगी कर दी हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? भाइयों और बहनों, हरियाणा में जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं पाकिस्तान पानी नहीं जाएगा। मेरे से पूर्व में वक्ता कह रहे थे पाकिस्तान, वो सुमित गोदारा जी, कि पाकिस्तान पानी नहीं जाना चाहिए। अरे तो भाई आपने कोई कुछ क्यों नहीं किया? 7 साल हो गए। अभी कह रहे थे कि विशेष रूप से मोदी जी और गजेंद्र जी 3 कमेटी लेके आए, कमेटी की भी तो बात प्रतिवेदन में नहीं थी। और वो कह रहे थे भाइयों बहनों, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, मैं किसान के दूंगा। आज तक कोई डीपीआर के नाम पर किसी कमेटी की चर्चा तक नहीं हुई है उसके ऊपर। आपको हरी के बैराज के ऊपर वहां पर कोई लिंक बनाना चाहिए था, कोई डैम बनाना चाहिए था। किसान विरोधी बिल बनाकर 1 साल ठप्पा किया, यूपी के चुनाव हुए तो बिल वापस लिया, किसानों की आय 2022 में दुगनी करनी थी, हवा हवाई हो गए आपके सारे वादे। मैं कुछ लास्ट में सजेशंस देके अपनी बात को समअप करूं। एक जो बहुत दूसरी दिक्कत हमें आती है वो ये आती है कि भाखड़ा डैम और पोंग डैम के ऊपर 10-10 फीट पानी हमने कम कर दिया, 1400 रिड्यूस लेवल से 10 फीट पानी कम कर दिया। उसका कारण है कि नदी के दोनों तरफ एनक्रोचमेंट है, और जब ये फुल कैपेसिटी में खोलते हैं तो ये यहाँ पर पास में जो बसावट है वो बह जाती है। एक 1984 के अंदर बीवीएमपी के चेयरमैन को मिलिटेंट्स ने शूट भी कर दिया था क्योंकि उनके कैंप्स वहां आते थे। बट आज मुझे लगता है इतने वर्षों 84 से आज हम 2022 के अंदर बात कर रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी की वृद्धि हुई है, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का 10% घटने में होता है तो राजस्थान का होता है, क्योंकि हम 50% स्टेक होल्डर हैं। वी हैव इनफ टेक्नोलॉजी। तो मंत्री जी, मैं चाहती हूं कि एडवांस टेक्नोलॉजी लाकर हम पहले से कोई ऐसी व्यवस्था करें तो हम ये 10-10 फुट का पानी भरवा सकें। 1385 के ऊपर ही गेट खोल देते हैं, जबकि इनको खोलना 1390 पर चाहिए, और जुलाई से पहले खोल देते हैं, बाद में ये डैम्स भरते नहीं हैं, सिर्फ ऑफिसर्स ये करते रहते हैं। ये सब गुना भाग का खेल है, और मुझे लगता है वहां जो कोई बैठा है वो मोदी जी की जैसे कोई कमजोर मैथ्स का व्यक्ति ही है जो प्लानिंग ढंग से नहीं कर पाता। और ये भी पानी कोई कम नहीं है, ये भी 0.5 MAF के करीब है। जो 6 MAF का झगड़ा हम लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं जिस हद के पानी, करीबन उसके करीब है। अगर हम इसको ऑल्टरनेट करके तैयार करें तो हमारे पास पानी की सुविधा हो सकती है, काम हो सकता है। लिफ्ट कैनाल्स के अंदर स्प्रिंकलर्स और डिग्गी के लिए 50-50 के शेयर से 2016 के अंदर बीजेपी की सरकार के टाइम में 1650 करोड़ रुपए दिए गए, मैं मानती हूं। कमांड एरिया डेवलपमेंट वाटर मैनेजमेंट को टेंडर हुआ, और 2017 के अंदर कासनिया जी सुनिए, जो आप कह रहे थे कि हाँ दिए बंद कर दिए, 17 में नहीं दिए, बंद हो गए वो। फिर गवर्नमेंट अवेलेबल फंड से उसे यूज किया, और नाउ दिस बजट 22-23 के अंदर स्टेट बजट से पूरा कराने का काम घोषणा करी गई है। वाटर कॉसेस को भी हमें देखना पड़ेगा। स्टेज 2 जो जैसलमेर बीकानेर के जोन थे, यहां पे सेटलमेंट ही नहीं हुआ। लोगों ने जिन्होंने मुरब्बे खरीदे वो खरीद के वहां पे खाले नहीं बने, कुछ नहीं हुआ, वो वहां से वापस चले गए अपने घरों की तरफ। तो मुझे लगता है यहां पर भी विशेष प्रावधान करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के पास में फंड्स की किल्लत है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी ये कह रहे हैं खाले रिपेयर करिए, कोई इसके ऊपर जू नहीं रेंगरी, कुछ नहीं करना चाहती। तो मुझे लगता है विशेष अगर पीपीपी मोड में ले, जायका स्पॉन्सर्ड करें इस पर्टिकुलर बेल्ट के अंदर भी। लास्ट कंक्लूड कर रही हूं मैं, 5 देखने की जरूरत है। टेल पे पानी नहीं पहुंचता, जैसलमेर के वहां पर पानी आता है, जब तक जबरदस्त फ्लक्चुएशंस होते हैं तो प्रॉपर
रेगुलेशन, फेयर रेगुलेशन के साथ आपको करना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी का सेटलमेंट भी नहीं है यहाँ पर। मुरब्बाबंदी जो थी हनुमानगढ़ और यहाँ पर विशेष रूप से बहुत ही सक्सेसफुल हुई, और आईजीएनपी का एक जब से सबसे बढ़िया बात है कि बेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर इसके अंदर रहा। 25 बीघा है तो उसको आप 5 बीघा में डिवाइड कर देते हैं, एक एक बीघा की लोकेशन पॉइंट है, एक एक व्यक्ति को इंडिविजुअल पर्ची दी जाती है और किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं होता। पंजाब और यूपी में ये खत्म हो चुका है, राजस्थान एकमात्र है जहां पे ये मुरब्बाबंदी है। तो मुझे लगता है जो लिफ्ट कैनाल्स का एरिया था जहां पर नहीं आई, वहां पर भी हमें इस तरीके के मुरब्बे को करके लागू करना चाहिए खसरों के अंदर, ताकि हम कम संसाधनों के अंदर इफेक्टिव उसको दे सकें, फेयर सिस्टम हो। पंजाब के फीडर की रीलाइनिंग की बात कर रही थी मुख्यमंत्री, जब जी वार्ता के लिए 2019 में गए तो 3 मुद्दे विशेषकर लेके गए। एक तो 6 MAF की बात करी, वो जब नहीं हुआ 0.6 MAF, वो जब नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट फाइल हुई। दूसरा था कि पंजाब पोर्शन के फीडर की रीलाइनिंग की बात करी, और 2019 के एफर्ट से ये हुआ, बीजेपी के कार्यकाल में फंड तो आया, लेकिन वो आपने ऐसा ही लिख दिया, रोज डेटा लेकर आते हैं आप, यहाँ कहते हैं फलाना आपने फंड दिया, जीरो एक्सपेंडिचर, जीरो व्यय 10%, 15%। आप क्यों फंड लेकर आते हैं और कुछ नहीं कराते जब पानी का इतना संवेदनशील मुद्दा था? वहां पे गए, विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी से बात करी पंजाब के, और इंप्लीमेंटेशन शुरू कराया। 2 साल में काम हो चुका है, 1 साल और होगा, और करीबन 100 किलोमीटर रीलाइनिंग इसकी वहां पर इस फीडर पे होगी। और इससे एग्जीक्यूशन से जो बेनिफिट होने वाला है वो बहुत ही वास्ट बेनिफिट होने वाला है। कुछ पार्ट जो राजस्थान के अंदर है उसके अंदर राजस्थान गवर्नमेंट उसको सही कराने का काम कर रही है, और 2 साल बाद हम 15,000 क्यूसेक पानी लेने की क्षमता को डेवलप कर पाएंगे। जो आज 10 और 11,000 के बीच में देते हैं वो हम 15,000 देने की क्षमता में आ जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा हेल्प हमारे को होगी। कवर सेल लिफ्ट 1974 में कंप्लीट हुई और इसका मेंटेनेंस किसी ने नहीं कराया। पानी के लॉस हो रहे थे, स्वीपेज लॉस थे, ऑपरेशनल लॉस से 200 करोड़ देकर रिहैबिलिटेशन इसका 2 साल के अंदर पूरा कराया जाएगा। यहाँ पर 4 पंपिंग स्टेशन हैं 200 करोड़ के अंदर, उसको भी एनर्जी सेविंग कंपनीज के थ्रू इसको भी कराने का काम करिए। एक मुख्य बात कहना चाहती हूँ, हरी के बराज 15,000 क्यूसेक की इसकी कैपेसिटी है और हमारी कैनाल की है 18,500 कैपेसिटी। बस लास्ट 1 सेकंड में कंक्लूड कर रही हूँ एक और पॉइंट के साथ। यहाँ पर इसके बैंक पे गुरुद्वारा बना हुआ है, तो पहले यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत रिलक्टेंट थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने 2019 में वार्ता करी, 2 चीफ इंजीनियर की कमेटी बनाई गई और यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ। तो मुझे लगता है कोई गेट या अदर तरीके से बराज पे या तो डैम की संभावना तय कर इस कैपेसिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। और लास्ट में अभी क्लोजर चल रहा है 21 मई से 28 मई तक, और क्लोजर के अंदर पीएचडी का रोल भी आता है। पीएचडी का रोल आता है कि इस टाइम में वो अपने 1 दिन का क्लोजर लेके किसी तरीके से डिग्गी और भंडारण का काम करेंगे, बट क्या वो कर पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता। अगर यहाँ पर इस तरीके से काम होगा, मैंने आज कल की कटिंग देखी थी, इसमें तो किसी को दोसा के किसी को चीफ इंजीनियर को हेड बनाने की जरूरत है, जिसका भ्रष्टाचार में लंबित है फाइल, और मंत्री महोदय जी चार्जशीट की उसकी फाइल पे दस्तखत नहीं करें। अगर क्लोजर के अंदर इस तरीके के अधिकारियों को देंगे तो पीएचडी का मैनेजमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, किस तरीके से आप यहाँ पे कराएंगे? और जेजेएम्स को जिसको भी पीएचडी के अधीन लिया गया है, पिछले साल भी हमने देखा कि पीएचडी की ट्यूबवेल्स अभी तक तो आपने इस मार्च आ गया करी नहीं, कंटीजेंसी का पीरियड आ रहा है, अप्रैल मई बहुत ऐसा महीना है जहां पर पानी के लिए हाहाकार होती है। मुझे लगता है जेजेवाई जिन ट्यूबवेल्स को पीएम की एक सूची मिलाकर उनकी सैंक्शंस निकालनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री बलबीर लूथरा। अभी भी ओसिया से आने वाली माननीय विधायिका जी कह रहे थे कि मोदी जी ने 7 सालों में क्या किया। जो मोदी जी ने किया वो कांग्रेस सरकार 60 सालों में नहीं कर सकी।